सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। अब तो मन ही नहीं करता इस जगह से जाने का, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी कितनी अधूरी है। मेहनत करके हम लोगों ने झरनों के पास घर बनाया, अपने काम की शुरुआत करी, मेहनत करके पैसे कमाए, लेकिन हमारे पतियों के बिना तो जैसे हमारी ज़िंदगी वीरान हो गई। काश हमारे पति भी हम सब के साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। वो ठीक भी होंगे या नहीं कुछ नहीं पता, उन सब के बारे में सोच सोच कर दिल बैठने लगता है। आखिरकार इन सभी बहू के पति को ऐसा क्या हुआ था जो आज उनके पति उनके साथ नहीं थे, और ऐसा भी क्या कारण था जो दसों की दसों बहुओं को यूं झरनों के पास रहना पड़ रहा था। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे आज तो फैक्ट्री में काफी कम मजदूर आए हैं, मालिक भी नहीं है। चलो इन सभी औजारों के पीस को उठा लेता हूँ और ले जाकर बाहर मार्केट में बेचूंगा। लेकिन अगर इतना सब कुछ मैं अकेले ले गया और मालिक ने पुलिस भेजकर सभी मजदूरों के घर पर तलाशी की तो मेरा क्या होगा? इससे पहले मुझे पर कोई इल्जाम लगे, मैं अपना इल्जाम किसी और पर लगा दूंगा। आशीष औजार बनाने वाली फैक्ट्री में एक मजदूर का काम करता था। अपने फायदे के लिए आशीष काफी सारे औजारों को उठाकर अपने पास रख लेता है और कुछ औजारों को इन दसों बहुओं के पति के बैग में डाल देता है। अगले दिन जब मालिक कई सारे औजार चोरी हो जाने पर मजदूरों के घरों की तलाशी करवाता है तो सबसे पहले औजार उन दसों भाइयों के घर में ही मिलते हैं। मुझे तुम सभी भाइयों पर इतना भरोसा था, लेकिन तुम सभी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब तुम्हें कानून ही इसकी सजा देगा। नहीं मालिक, हमने कुछ नहीं किया है, हम पर भरोसा रखिए। हम नहीं जानते कि सामान हमारे बैग में कहां से आया। भगवान के लिए हमारे पतियों को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। अब कौन कितना बेकसूर है ये तो अदालत में ही पता चलेगा। उन सभी भाइयों को पुलिस पकड़कर जेल में ले जाती है और सभी बहू अकेली हो जाती हैं। आसपास के लोग मिलकर जबरदस्ती उन 10 बहुओं से उनका घर खाली करवाते हैं। लेकिन ये हमारा घर है, हम क्यों इसे खाली करें? क्योंकि ये हम शरीफों का मोहल्ला है। तुम जैसी चोर की बीवियां इस मोहल्ले में नहीं रह सकती, इसीलिए ये मोहल्ला छोड़ो और चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको धक्के मारकर यहाँ से निकालेंगे। सभी मोहल्ले वाले और आसपास के लोग उन 10 बहू को उनके ही घर से निकाल देते हैं। सभी बहुएं अपने थोड़े बचे कुछ सामान के साथ वहां से निकल जाती हैं और इधर से उधर भटकने लगती हैं। न जाने ये ऊपर वाला हमें कैसे दिन दिखा रहा है। पहले हमारे पतियों पर झूठा इल्जाम लगाया और वो जेल में बंद हो गए, फिर हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है, लेकिन हम में से किसी के पास भी पानी नहीं है और न ही पैसे हैं कि बाहर से पानी खरीद कर पी सके। मेरा भी गला सूख रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। प्यास के मारे सभी बहू का गला बिल्कुल सूख चुका था कि तभी अचानक उन लोगों को हल्की हल्की पानी के बहने की आवाज आने लगती है। क्या तुम लोगों को भी कहीं से पानी बहने की आवाज आ रही है? आ तो रही है, लगता है यहीं कहीं आसपास में नदी है। चलो चलकर देखते हैं। थोड़ी देर ढूंढने पर उन सभी लोगों को नदी तो नहीं, लेकिन 2 बड़े बड़े झरने दिखाई देते हैं। इतने सुंदर झरनों को देख सभी बहू काफी खुश होती हैं। उन 10 के पास ढेर सारी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। ये नजारा स्वर्ग की भांति काफी सुंदर लग रहा था। इस झरने का पानी देखो कितना साफ है, चलो पीते हैं। झरने का ताजा ताजा पानी पीकर सभी बहू काफी खुश हो जाती हैं और अब वो पूरा एक दिन उस झरने के पास से गुजार देते हैं। इतनी सुंदर जगह से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी यहीं बस जाऊं। यहाँ बसने के लिए हमें घर की जरूरत होगी जो यहाँ नहीं है। हमें सबसे पहले यहाँ रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। अपने सर पर छत लानी होगी, तो हम ये छत खुद भी तो बना सकते हैं ना। ये झरने के पास कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। पुराने जमाने में इन्हीं पत्थरों से लोग अपना घर बनाया करते थे। हम इन पत्थरों से इन झरने के पास ही अपना घर बनाएंगे। हमारे सर पर छत होगी और साथ ही साथ हमें सुंदर नज़ारे से कहीं दूर भी नहीं जाना होगा। तो दीदी देर किस बात की है, चलो चलकर हम अपना झरने वाला ससुराल बनाते हैं। अब 10 के 10 बहू मिलकर कामों को आपस में बांट लेती हैं। जहां कुछ बहुएं झरने के आसपास से बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करती हैं, तो कुछ बहू घर बनाने के लिए जमीन में खुदाई, तो कुछ गीली और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को तैयार करती हैं। लगभग सारी तैयारी हो गई है। अब कल से हम अपने झरने वाले ससुराल की नींव रखने की तैयारी करेंगे। अगले दिन बहुएं मिलकर 3 टीम में बंट जाती हैं और अब उस मिट्टी के गोल और उन बड़े बड़े पत्थरों की मदद से अपना घर बनाने लगती हैं। 1 से 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार 10 बहू का झरने के पास ससुराल बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। आखिरकार हमारा घर बनकर तैयार हो ही गया। चलो सबसे पहले मंदिर चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं।
झरनों के पास काफी अच्छे अच्छे फूलों के पौधे उगे हुए हैं। मैं वहाँ से फूल तोड़ के लाती हूँ। सुंदर सुंदर फूल भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो वो भी हमसे प्रसन्न होंगे। झरनों के पास से काफी सारे रंग बिरंगे फूल तोड़ लेती हैं और अब सभी बहू उन फूलों के साथ मंदिर जाती हैं। सभी बहू जैसे ही माता रानी के चरणों में उन फूलों को चढ़ाती हैं तो पंडित जी को वो फूल काफी पसंद आते हैं। अरे ये फूल तो काफी ज्यादा सुंदर है। क्या तुम इन फूलों को यहाँ रोज लेकर आ सकती हो? इन फूलों की बनी हुई मालाएं मैं माता रानी को चढ़ाऊंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूंगा। हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, हम जरूर इन फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर लाएंगे। अगले दिन से वो सभी बहू उन फूलों की मालाएं बनाकर लाती हैं और माता रानी को अर्पित करती हैं। इसी के साथ अब वो उन सभी फूलों को तोड़कर मंदिर के बाहर ही बेचना शुरू करती हैं और उस थोड़े थोड़े पैसे कमाकर अपने खाने पीने का खर्चा निकालती हैं। अरे इन झरने के पानी में तो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ऐसी मछलियाँ तो फिश टैंक के अंदर होती हैं। अरे भावना, तुमने तो बातों बातों में कितना अच्छा आइडिया दिया है। अरे हम इन छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर बेच सकते हैं। हम कांच के बर्तन लाकर उसके अंदर झरने का पानी भर के ये मसाला डाल देंगे, साथ ही ये हरी हरी घास और ये छोटे छोटे पत्थर भी, जिससे हमारा छोटा सा फिश टैंक तैयार हो जाएगा और लोगों को काफी पसंद भी आएगा। अब जहाँ कुछ बहुएं मंदिर के बाहर फूल बेच रही थीं, तो वहीं कुछ बहुएं अपने जुगाड़ से फिश टैंक तैयार करती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं। वहीं अदिति झरनों के पास की जमीन पर कुछ सब्जियों और फलों की खेती कर लेती हैं, जिनसे उनका गुजारा और ठीक तरीके से होने लगता है। अब हमें महंगी महंगी सब्जियां और फल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा बहुत राशन ले आएंगे और बाकी सामान तो हमने खुद ही जुगाड़ से उगा लिया है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। रिया और रांची आटा चावल खरीदने के लिए दुकान के पास जाते हैं, जहां उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। कितने समय से जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर काफी सुंदर नेचर हो, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं बची। हर किसी ने नेचर की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अब मैं कैसे अपने सॉन्ग की शूटिंग करूंगा? डायरेक्टर की बात सुन रांची रिया उसके पास जाते हैं। अगर आपको ऐसी जगह चाहिए तो हमारे पास है ऐसी जगह। क्या तुम लोग सच कह रही हो? हाँ सर, आप हमारे साथ चलिए। रिया और रांची मिलकर उस डायरेक्टर को अपनी झरनों वाली जगह पर ले जाती हैं। इतनी सुंदर सुंदर झरने, आसपास हरियाली, तितली, फूल और उन लोगों के बने हुए पत्थरों के घर देखकर उस डायरेक्टर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। भाई, मैंने जितना सोचा था यह जगह तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अब तो मेरे सॉन्ग्स की शूटिंग यहीं पर होगी। शूटिंग के बदले वो डायरेक्टर उन सभी बहुओं को काफी पैसा देता है और 2 दिन बाद ही वहां पर शूटिंग शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब सभी बहुएं वहां पर खाने पीने का स्टॉल लगाती हैं, जिससे कई सारे वर्कर्स उनके स्टॉल से खाने पीने का सामान खरीद कर खाते हैं। ये सब देख उन सभी बहू को काफी खुशी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी को अपने पतियों की कमी भी सता रही थी, जिसके चलते उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख डायरेक्टर उनके पास आता है। आप सभी इस तरह रो क्यों नहीं है? डायरेक्टर के पूछने पर सभी बहुएं उसे सारी बात बताती हैं, जिसे सुन डायरेक्टर अपने कुछ पुलिस फ्रेंड से इस केस के बारे में डिस्कस करता है और पुलिस की अच्छी तहकीकात के चलते कुछ दिनों में असली चोर आशीष पकड़ा जाता है और उन सभी के पतियों को जेल से रिहाई मिल जाती है। अरे, जेल में बंद होने के बाद हम सभी को तो हमेशा तुम्हारी फिक्र सताती थी, लेकिन तुम सबने तो इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ हासिल कर लिया। सभी को तुम पर गर्व है। ये तो बस भगवान की कृपा है। अब सब यहाँ एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। सभी बहू मिलकर पहले की तरह अपने काम को संभालती हैं। वहीं उन सब के पति फैक्ट्री में पहले की तरह अपना काम करते हैं और धीरे धीरे यूं मेहनत करके उन सभी की जिंदगी अच्छी होने लगती है। यहाँ खुले में बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ जी, ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी एक जोर से ठंडी हवा का झोंका आता है और सबकी ठंड से कपकपाहट निकलने लगती है। अरे, ये मजबूरी के दिन और कब तक देखने पड़ेंगे हम लोगों को? इतनी बेबसी जिंदगी में आ जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारे पास खुद का एक घर तक नहीं है। बाबूजी, परेशान मत होइए, एक ना एक दिन हमारी परेशानी खत्म होगी। लेकिन कब होगी हमारी परेशानी खत्म? हमारे पति जब से शहर गए हैं वापस आने का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। पहले हमारे पास किराए का मकान था, उसमें ठंड से बच तो रहे थे, लेकिन किराया न देने की वजह से वो भी हमारे हाथों से चला गया। देखो, हौसला रखना पड़ेगा, बिना हौसले के हमारा कोई काम नहीं होने वाला। सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। खाने के लिए खाना नहीं था, घर में अनाज का एक दाना नहीं, और ऊपर से एक टूटी फूटी झोपड़ी, उसके अंदर भी ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका बार बार आ रहा था। हमारे पास जो गर्म कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं
और ठंड से बचने के लिए हमारे पास गर्म रजाई या कंबल भी नहीं है। ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं जिससे हमारी ये परेशानियां खत्म हो जाएं? बहु गरीबी में कभी जुगाड़ काम नहीं आते। अब हमारी परेशानियों का कोई जुगाड़ नहीं है। पूरा गरीब परिवार सविता की पांचों बहू एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही सर्दी से बचने के लिए कंबल रजाई। उनकी इस परेशानी का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। सारी रात उन्होंने ठंड में कांपते हुए ही बिताई। अगले दिन जब सवेरा हुआ, पांचों बहू परेशान बैठी हुई एक दूसरे को देख रही थीं। और कब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। बिना कुछ किए हमारी परेशानियों का अंत नहीं होगा। देखो, मैं तो कहती हूँ हमारे पति जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कहीं नौकरी या काम ढूंढ लेना चाहिए ही। सही बोल रही हो दीदी, हमें माँ बाबूजी की तरफ देखना चाहिए। उन्होंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। चलो पहले खाने की तलाश में ही चल लेते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू झोपड़ी से निकलकर ठंडी ठंडी हवाओं से गुजरते हुए फैक्ट्री इलाके की तरफ जा रही थी, जहां पर कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी और कुछ दुकानें भी थीं। तभी उन्हें एक समोसे वाले की दुकान दिखाई देती है। कितना समय हो गया है हमें ऐसे गर्मा गर्म समोसे खाए हुए। लग रहा है जैसे बहुत स्वादिष्ट होंगे ये। चलो इन भैया से मदद मांगते हैं। आनंदी और काजल दोनों समोसे वाले के पास समोसे मांगने जाती हैं, लेकिन समोसे वाला बिना पैसों के उन्हें समोसे नहीं देता। उनका चेहरा उदास हो जाता है और वो आगे चलने लगती हैं। चलते चलते वो एक ईंटा भट्टी के पास पहुंचती हैं। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ खड़े होकर। देखो तो सही, यहाँ तो गर्म कपड़े पहनने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ी देर और खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। बहुत ठंड लग रही थी पीछे से चलकर आने में। बबीता उस ईंटा भट्टी को देखकर मनी मन सोच ही रही थी और मुस्कुराने लगी। अच्छा, तुम भी मुस्कुरा रही हो? कहीं वैसा ही तो नहीं सोचा जैसा मैं सोच रही हूँ? तुम्हारे मन में भी तो वही नहीं चल रहा? हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारे मन में वही चल रहा है। अरे भाई, हमें भी बताओ, तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है जो हमारे मन में नहीं चला? एक बार देखो जरा, यहाँ कितनी गर्माहट है। ईंटा भट्टी के चारों तरफ गर्माहट है क्योंकि उसके अंदर बहुत आग जल रही है, इसीलिए यहाँ पर हवाएं भी हल्की गर्म है। और हम लोग झोपड़ी में रहते हैं। जब हम झोपड़ी में रहते हैं तो हम अपनी झोपड़ी यहाँ पर क्यों नहीं बना लेते? रात भर ठंड में सोने से अच्छा है कि यहाँ झोपड़ी बनाकर बिना गर्म कपड़ों के आराम से सो सकते हैं। ईंटा भट्टी के पास केवल गर्मियों में ही परेशानी हो सकती है, लेकिन सर्दियों में तो सुकून ही सुकून। इस जुगाड़ के बारे में पांचों बहू बहुत सोचती हैं, जिसके बाद वो सारा दिन ईंटा भट्टी के पास कहीं से लकड़ी लाकर तो कहीं से फटे पुराने कपड़े लाकर अपनी झोपड़ी बनाना शुरू कर देती हैं। वहां उन्हें ठंड भी नहीं लगती। आखिरकार हमारी मेहनत से हमने यहाँ झोपड़ी तो बना ली। चलो मामा बाबूजी को लेकर आते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू अपने सास ससुर को वहां ले आते हैं। तुम पांचों ने इतना दिमाग लगाया कैसे? लेकिन जो भी कहे, ये जुगाड़ सबसे बढ़िया लगा। अब हमें ठंड से थोड़ा बचाव हो जाएगा। हाँ जी, आपने सही कहा। इतना बोलते ही सविता बेहोश हो जाती है। पांचों जुगाड़ू बहू उसे संभालने की कोशिश करती हैं। हे भगवान, ये माँ जी को क्या हो गया? कई दिनों से खाना नहीं खाया तुम्हारी सास ने, शायद इसीलिए उसे चक्कर आ गए। अब पांचों बहू को अपनी सास के लिए खाने का जुगाड़ करना था। वो पांचों फिर से निकल पड़ी। उन्हें एक मंदिर के बाहर कुछ अमीर लोग गरीबों को राशन बांटते हुए दिखाई दिए। वहाँ देखो, वहाँ कुछ अमीर गरीबों को राशन दे रही है। चलो हम भी लेकर आते हैं। इस तरह उन्हें खाने का राशन मिल गया, जिसमें तेल, चावल, अनाज, आटा, थोड़े मसाले मिल गए। वो राशन लेकर घर आ गई। घर आने के बाद गीता ईंटा भट्टी के पास से ईंट इकट्ठा करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप आखिरकार क्या कर रही हो इन ईंट का। आप क्या करोगी? मैं चूल्हा बना रही हूँ। उसके बाद हमें लकड़ियों की जरूरत होगी और हम आराम से खाना बना सकेंगे। गीता ने चूल्हा बनाया। बबीता और प्रेरणा लकड़ियां ढूंढ कर लेकर आई और इधर आनंदी, काजल दुकानदारों से उनकी बेकार पन्नियां लेकर आ गई, जिस पर उन्होंने आटा गूंदना शुरू किया क्योंकि उनके पास बर्तन नहीं थे। आटा तैयार है, चलो रोटियां बना लेते हैं। चूल्हे पर जुगाड़ लगाकर उन्होंने रोटियां तैयार करने लगी। बिना चकले से उन्होंने हाथों से ही रोटियों को बढ़ाया और सिल्ली का तवा बनाकर उस पर रोटियां बनाना शुरू कर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जुगाड़ से आज खाना तैयार हो गया। चलो सबसे पहले गर्मा गर्म खाना माँ जी को देते हैं। उन्होंने गर्मा गर्म खाना सविता को खिलाया, जिसके बाद सविता को थोड़ा होश आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास तुम जैसी जुगाड़ू बहुएं हो। तुम ना होती तो पता नहीं हम दोनों बूढ़े बुढ़िया का क्या ही होता।
सविता बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी जुगाड़ू बहू की वजह से ना तो उन्हें ठंड लग रही थी और खाने का इंतजाम भी हो गया था। अगले दिन ईंटा भट्टी का मालिक अपनी भट्टी के पास आ रहा था। उसने देखा भट्टी के पास एक झोपड़ी में कुछ लोग रह रहे थे। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाने की? चलो चलो हटाओ यहाँ से अपनी झोपड़ी। सविता मालिक के बर्ताव को देखकर उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है। मालिक ऐसा नहीं कीजिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, गुजारा नहीं। अब हम गरीबों को यहाँ थोड़ी सी जगह दे दीजिए, जब तक ये सर्दियाँ कम नहीं हो जाती। इसके बदले आप हमसे कोई भी काम करवाएंगे, हम कर लेंगे। मालिक देखता है कि सविता की 5 बहू हैं। ठीक है, फिर एक काम करो, कल से ईंटा भट्टी पर अपनी 5 बहू को भेज देना काम करने के लिए। इसी के चलते कुछ पैसे भी कमा लेंगे और मुझे यहाँ तुम्हारा रहना खलेगा भी नहीं। हाँ, इस तरह 5 गरीब बहुओं को ईंटा भट्टी पर काम मिल जाता है। अब वो वहां दिन रात मेहनत करती हैं और पैसे कमाती हैं। जो भी वो पैसे कमाती हैं उनसे उनके खाने का गुजारा हो जाता है। एक दिन 5 जुगाड़ू बहू आपस में बात करती हैं। ईंटा भट्टी पर काम करते हुए हम 5 को इतना तो आ ही गया है कि ईंट कैसे बनती है। हाँ, इतना तो आ ही गया है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो? अगर हम समय निकाल कर रोजाना थोड़ी सी ईंट बनाना शुरू करें तो हम अपने लिए खुद का पक्का मकान भी बना सकते हैं। जमीन तो हमें मालिक ने ही दे दी है रहने के लिए। सही कहा, मालिक की भट्टी में ही अपनी रोजाना की थोड़ी ईंटें बनाकर तैयार कर लिया करेंगे। हाँ, हम चाहे तो अपना घर तैयार कर सकते हैं। इस तरह 5 जुगाड़ू बहुएं रोजाना अपना काम खत्म करने के बाद अपने पैसों से ईंट बनाने के लिए सीमेंट और बदरपुर खरीद कर लाती हैं और इसी के चलते वो धीरे धीरे खुद से ही अपना पक्का घर ईंट और सीमेंट से बनाकर तैयार कर लेती हैं। कल तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ चला गया था। तुम 5 ने हमारा साथ दिया, अपनी मेहनत और जुगाड़ से तुमने आज पक्का मकान बनाकर खड़ा कर दिया। आज मुझे अपने बेटों से ज्यादा बहू के ऊपर फक्र होता है। इस तरह वो सभी बहुत खुश हो रहे थे कि तभी सविता के 5 बेटे ढूंढते हुए उन्हें उस घर में आ गए। माँ, पिताजी, आप ठीक तो हो ना? अरविंद, कैलाश, अमित, सुजल, अर्जुन, तुम 5 कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना हमने कितनी परेशानियों का सामना किया, तुम सोच भी नहीं सकते। आखिर कहाँ चले गए थे तुम 5? क्या बताऊं माँ, शहर जाने के बाद बस पैसा ही कमाना याद रहा, लेकिन अब आपके 5 बेटे वापस आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम वापस लौट आए हैं और साथ में बहुत सारा पैसा कमा कर भी लाए हैं। अब आप लोगों को इतनी परेशानियां नहीं देखनी पड़ेंगी। वैसे ये घर किसका है? ये घर हमारा है। ये घर तुम्हारी 5 जुगाड़ू पत्नियों ने बनाया है। बहुत मेहनत की है इन बेचारियों ने। 5 पति अपनी पत्नियों से मिलते हैं और बीते हुए समय में क्या हुआ, किस तरह उन्होंने सब कुछ किया, ये भी जानते हैं।